नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजापत सर एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्टिएस्ट वेलकम करता हूँ। बोर्ड कैंडिडेट्स के लिए एक उभर कर सामने खुशखबरी आ रही है। खुशखबरी तो क्या है कि एक प्रकार का समझौता है सरकार का और बच्चों के बीच में कि 2 दिन पहले ही आयोजित हुई जयपुर संकल्प की बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली साहब ने और गोविंद सिंह डोटासरा जो अपने शिक्षा मंत्री है उनके और विद्वान जितने भी राजस्थान के रहते हैं प्रोफेसर कुलपति वगैरह उनकी एक अहम बैठक हुई और बैठक में फैसला लिया गया कि लॉकडाउन के कारण जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने परीक्षा के जो अमूल्य दिन रहते हैं पढ़ाई के वो खराब हो गए। तो ऐसी स्थिति में सुना जा रहा है कि पाठ्यक्रम में कटौती करेंगे। तो पाठ्यक्रम में जहाँ तक मानना है 30% तो तय है कि 30% तो NCERT ने भी कर दिया है कि पाठ्यक्रम में 30% बोर्ड में कटौती होगी। RBSE ने 40% की बात रखी थी, फिर 40 नहीं करेगी तो 30% तो आप मान के चलो। जैसा कि आज की वीडियो के थंबनेल में भी आप देख सकते हो, वहाँ मैंने आपको घोषणा कर रखी है। तो ये खुशखबरी मानो या एक सरकार का समझौता मानो दोस्तों, आखिर पढ़ना तो अपने को पड़ेगा ही। भले ही 20 पार्ट हो जाएंगे, आपको 14 आएंगे बोर्ड में, लेकिन उनको भी कम समय में कवर करना है। और अब कौन से पार्ट हटेंगे सर, कौन से जुड़ेंगे, क्या आपको मालूम है? अभी तक ये तय नहीं हुआ है। इसमें भी राजनीति गर्माहट लेगी और राजनीति क्या कहेंगी, कौन सी पार्टी क्या कहेगी, किस पार्ट को रखना है। तो शिक्षाविदों का मानना है कि कुछ एक तो कह रहे हैं कि सभी पाठ तो रखे जाए लेकिन पाठों को कम कर दिया जाए, कुछ एक कह रहे हैं कि पाठों को हटा दिया जाए। अब बोर्ड को क्या करना है वो जल्दी जैसे निर्णय आएगा मेरे से जुड़े रहिए। अपडेट सबसे तेज में मैं आपको बता दूंगा कि बोर्ड की आगामी खबर क्या रहेगी। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम में कमी होने से खुश होने की जरूरत नहीं है। पाठ्यक्रम भले ही 10 पाठ हो या 8 पाठ हो, अपने को तो पूरा पढ़ना है। अगर 100% या मेरिट लानी है तो मेरिट में भले 50 पाठ वाला भी होते तो भी पढ़ के मेरिट में आता है, और भले 5 पाठ हो तो भी पढ़ना तो पड़ेगा 100% आपको। तो उसी क्रम में अपने तो सेशन चला रखे, कब से 2 महीने से जुड़े हुए, तो जितना हो गया वो ठीक है। और अगर मान लो पाठ पे हट भी जाता है, जैसे अभी वाला आज वाला पाठ चल रहा है, ये मान लो हटा दे तो कोई घाटा होने वाला नहीं है। अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी है तो अभिक्रियाओं के बारे में ज्ञान लिया है, तो ज्ञान कहीं जाता नहीं, पढ़ा हुआ कहीं जाता नहीं। तो ये छोटी सी एक खबर थी जो आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है मैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैंने भी कोई मेरे घर की खबर बनाई नहीं है। और आप भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि परसों शाम को ही अहम बैठक हुई थी और वायरल भी हो गई थी खबर कि कटौती किस तरह, कौन कौन से पार्ट रहेंगे अभी ये तय नहीं हुआ है। इसलिए अभी तो अपने लिए पूरी किताब अपने लिए मायने रखती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी सेशन में अपने क्या चल रहा था, तो सर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे और कल मैंने आपको 4 प्रकार बता दिए थे। शेष जो आज 4 प्रकार है, 2 प्रकार है या 3 है, जो भी है उन सभी प्रकारों को लेंगे। और एक उत्प्रेरक जो इस भाग का टॉपिक का ही नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट को भी आज ही पढ़ेंगे और भाग 3 के साथ ही छठा पाठ अपन पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त कमाए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लेते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार में। आज 5वीं अभिक्रिया अपनी रहेगी उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सर उत्क्रमणीय क्या होती है? उत्क्रमणीय ऐसी अभिक्रिया दोस्तों जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि इसके लिए मैंने आपको निशान भी बता रखा है, आधा तीर जाते और आधा तीर आते। ठीक है, कई अभिक्रिया ऐसी होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है। जैसे आपको मैं बताऊं N2 + 3S2 होती है, ठीक है सर, और क्या बनाती है, 2NH3 बनाती है। अब ये अभिक्रिया जो होती है ये दोनों दिशा में चला, जब चाहे अमोनिया बना लो, जब चाहे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना लो। तो ऐसी अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में होती है, बंद पात्र में प्रयोगशाला में होती है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। और बाकी जितनी अपन पढ़ रहे हैं तो एक ही तीर का निशान लग के पूरी होती है, वो दोस्तों सारे की सारी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। तो अनुत्क्रमणीय के उदाहरण में आप कोई भी डाल दो सब चलेगा। कहने का मतलब अनुत्क्रमणीय, बाकी तो सब अनुत्क्रमणीय, सभी उत्क्रमणीय तो होती नहीं। 2-4 अभिक्रिया दे रखी हमने कोर्स में, बाकी तो सारी अनुत्क्रमणीय। भले आप यहाँ C+O2 CO2 लिख दो तो भी बिल्कुल सही है, कोई नहीं कहेगा कि ये अनुत्क्रमणीय नहीं है। एक ही दिशा में चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्बन जल के।
फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों में नहीं बदलता है। तो एक ही दिशा में चल के पूरी हो गई तो सर तीर का निशान एक बार ही लगा और पूरी हो गई। तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय में तो नाम से ही मालूम पड़ जाएगा, जो दोनों दिशाओं में चले और बंद पात्र में विक्रिया हो, प्रयोगशाला में संपन्न हो, ऐसी विक्रिया को दोस्तों अपन क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शंस। और दोनों दिशाओं में सर नहीं चल के एक ही दिशा में पूर्ण हो तो उसे अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल कहेंगे। और दोस्तों सारी विक्रिया लगभग 2-4 उदाहरण इसके छोड़ दे तो बाकी जितनी विक्रिया अपन पढ़ रहे हैं वो सब अनुत्क्रमणीय के ही उदाहरण है। नेक्स्ट टर्म में दोस्तों बहुत ही अहम, और इस पाठ के मैं बताऊं कि अभिक्रिया जो अहम है वो ऑक्सीकरण और अपचयन है। और ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और उसको भी 4-5 प्रकार से परिभाषित किया है। तो इन 4-5 प्रकार से परिभाषित किया तो बोर्ड अपन को किस हिसाब से परिभाषित करके पूछने का बोर्ड का हक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो अपन उनकी सारी परिभाषाओं को क्रमबद्ध देखेंगे कि बोर्ड ने ऑक्सीकरण और अपचयन, वैसे तो मैं आपको नाम से बता दूं कि ऑक्सीकरण, कोई पूछे आपको जिसका ऑक्सीजन, जिस पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो, दोस्ती हो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो ऑक्सीकरण होता है, और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करे तो अपचयन होता है। जो 8वीं तक नॉर्मल अपन पढ़ के आए, अपना स्टैंडर्ड भी उसमें इतना ही था, तो सर इतना ही बताते थे, ऑक्सीजन के साथ संयोग ऑक्सीकरण कहलाएगा, हाइड्रोजन के साथ संयोग क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अब दोस्तों अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा है, अपन 10वीं में पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं इनकी विभिन्न परिभाषाएं क्या है। तो 4-5 प्रकार से इसकी परिभाषित की है, तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से इसको देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहली परिभाषा जो रहेगी, ऑक्सीजन के संयोग और हाइड्रोजन के विलोपन। जैसा कि अभी मैंने बताया, क्या तो ऑक्सीजन का संयोग हुआ, ये संयोग हो रहा है, मैग्नीशियम के जल रहा है, मैग्नीशियम का पीता ले लो, मैग्नीशियम ले लो ऑक्सीजन में, और ट्वाइस MgO हो रहा है। संयोजन में भी ये उदाहरण देखा था सर, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है, इसलिए इस विक्रिया को अपन, मैंने कहा कई विक्रिया कई जगह काम आती है, आप चाहे तो इसका उदाहरण संयोजन में भी डाल दो, कोई मना नहीं करेगा। संयोजन का भी ये उदाहरण है और ये ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है, क्योंकि सर ऑक्सीजन के साथ संयोजन हो रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का सर संयोजन नहीं हुआ और मान लो विलोपन नहीं हो जाए, ठीक है ना, और ये जैसे ट्राइस MgO है, इसको ही उल्टा ले लो और ये बना लो, तो ये अपचयन हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो गया, विलोपन हो गया। तो या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का क्या हो, विलोपन हो जाए। या फिर दोस्तों दूसरी परिभाषा दी है, या तो हाइड्रोजन का संयोग हो जाए। तो हाइड्रोजन के संयोग में देख लो आप, ट्वाइस H2S है और O2 है, तो H2S के साथ O जुड़ गया तो ऑक्सीजन जुड़ रही है सर, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन का जुड़ना रहता है इसमें, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी, और H2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, O जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने क्या, ऑक्सीकरण। और अपचयन में इसी में देख लो हाइड्रोजन के आधार पे, तो H2 + Cl2 तो ट्वाइस HCl बनाएंगे, और ट्वाइस HCl या कौन सी विक्रिया हो रही है दोस्तों, अपचयन की विक्रिया हो रही है। तो ऑक्सीजन के संयोग या हाइड्रोजन का विलोपन ले लो, या हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का विलोपन ले लो दोस्तों, बात वो की वही है। और कुल मिला के ऑक्सीकरण और अपचयन को अपन को क्या करना है, परिभाषित करना है। नेक्स्ट तत्व में उसने कैसे परिभाषित किया है, विद्युत धनी तत्वों के संयोग या विलोपन के आधार। विद्युत धनी तत्व क्या होते हैं सर, विद्युत धनी तत्व ये वाली प्लस वाले, धनायन वाले, उसके आधार पे। तो धन विद्युतीय तत्व का अगर निष्कासन होता है, यानी कि धनायन का निष्कासन होता है, तो वो ऑक्सीजन कहलाएगा, और धनायन का अगर संयोग होता तो अपचयन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है सर, ट्वाइस KI में Cl2 जुड़ता है पोटेशियम आयोडाइड में, तो KCl बनाता है, और I2 निकल रहा है बाहर, और साथ में जुड़ क्या रहा है, Cl। तो धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन, यानी कि Cl जुड़ रहा है, तो Cl तो सर क्या है, धन विद्युतीय तत्व है नहीं, और ये इसके साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा सर, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीकरण। और धन विद्युतीय तत्व का अगर संयोग होगा तो सर, तो उसको कहेंगे अपन दोस्तों अपचयन। जैसे यहाँ देख लो Cl2 + Mg, और Mg आप मालूम ही आपको कि Mg में क्या लगता है, Mg2+ होता है, आपको मालूम है 12 पे आता है, और 2, 8, 2 की स्थिति होती है, Mg2+ होता है। तो इसका संयोग इससे हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों, अपचयन होगा। तो परिभाषाओं का जो क्रम है उनमें 4-5 प्रकार से दे रखा है, घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है, एक एक उदाहरण से अपन देख लेंगे, आराम से अपन को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें प्रकार विद्युत धनी तत्व का है, तो विद्युत ऋणी तत्व भी कहेगा। धनायन यानी तो काय की बात धनायन की, तो ऋणायन की भी कहेगा। तो ऋणायन में भी आप दोस्तों एक एक उदाहरण ध्यान रखना, अगर ऋणायन इसमें उल्टा ऋणायन का संयोग होता है तो ऑक्सीकरण होगा,
और ऋणायन का अगर निष्कासन होता है किसी पदार्थ या तत्व में से तो क्या होगा दोस्तों, अपचयन होगा। जैसे आप यहाँ देख लो, कैल्शियम की क्रिया क्लोरीन से हो रही है, तो क्लोरीन का सीधा सीधा विद्युत ऋणी तत्व है सर, क्लोरीन तो Cl माइनस बनाता है, संयोग हो रहा है सर, तो ये फिर कैल्शियम जो क्लोराइड बनाया तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी दोस्तों, ऑक्सीकरण हो गई। निष्कासन में आप देख लो 2FeCl3 प्लस H2 है और यहाँ 2FeCl2 बन रहा है, यानी Cl3 से Cl2 बन रहा है, मतलब Cl बाहर निकल रहा है, तो विद्युत ऋणी तत्व है वो बाहर निकल रहा है, इसलिए दोस्तों क्या हो गया यहाँ पर, अपचयन हो गया। यानी कि आप शांति से आराम से वीडियोज को वॉच करके किताब की सहायता से आप देखेंगे, तो मैंने बेसिक में भी सारा पढ़ा रखा है ऋणायन ऋणायन, तो आराम से आपको समझ में आएगा। आपको तो बोर्ड में पूछेगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन को विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग और विलोपन के आधार पर समझाइए, तो आपको एक उदाहरण देके संयोग निष्कोषण दोनों लिख के ऑक्सीकरण अपचयन के उदाहरण देके बात खत्म और 2 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट सर एक परिभाषा और दी है, इलेक्ट्रॉन के आदान या प्रदान पर अगर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण, और अगर इलेक्ट्रॉन का किसी में संयोग होता है तो कहलाएगा दोस्तों अपचयन। कैसे सर, जैसे सोडियम में ही ले लो, 11 पे आता है, तो 11 पे तो सर स्थायी होगा नहीं, तो अब अष्टक नियम अपन ने पढ़ा है, 2 8 एक स्थिति इसकी होती है, तो 2 8 बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया सोडियम ने, निष्कासन, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। और अपचयन में अपने को वही नॉर्मल सा उदाहरण जो क्लोरीन वाला होता है, उसमें 2 8 7 की स्थिति होती है, 2 8 8 बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्लोराइड आयन बना जाएगा, और क्लोराइड आयन बनते ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया दोस्तों, संयोग, तो वो कहलाएगी अपनी कौन सी विक्रिया, अपचयन कहलाएगी। तो ऑक्सीकरण और जो अपचयन है उसकी 5 परिभाषा दे रखी है, घबराने की दोस्तों बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। आप आराम से एक बार देखना वीडियोज को, 1 बार 2 बार वॉच करना और किताब के पास लेके बैठना, जिसकी बेसिक केमिस्ट्री क्लियर है उनको तो इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारी बातें उनको समझ में आ रही है कि प्लस कहाँ है और माइनस कहाँ है। अब मान लो सर ये दोनों एक साथ हो तो, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बोर्ड में जो बार बार पूछी जाती है वो ये अभिक्रिया पूछी जाती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए, अगर मान लो दोनों एक साथ घटित होती है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया को हिंदी में तो कहते हैं अपचय और इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। और ये रेडॉक्स दोस्तों बोर्ड का अहम क्वेश्चन रहता है, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है, और इसको ध्यान से देखना। इसका भी एक उदाहरण दे रखा है, वही Zn प्लस कॉपर सल्फेट, और मैंने आपको अम्लों के भौतिक गुण धर्म में भी बताया था कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर कैसे क्रिया करते हैं, कौन किसको विस्थापित कर देगा, विस्थापन अभिक्रिया में भी बताया था, तो वहां का भी ये उदाहरण है। तो मैंने कहा ना एक ही अभिक्रिया का उदाहरण कई जगह आपके काम आ सकता है। तो यहाँ देखो जिंक है और जिंक से जिंक सल्फेट बन रहा है, और कॉपर सल्फेट से सर क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, यानी सल्फेट को निकाल रहा है, तो ये कॉपर सल्फेट का तो यहाँ हो रहा है दोस्तों अपचयन, और जिंक का क्या हो रहा है यहाँ दोस्तों, ऑक्सीकरण। ऐसी स्थिति में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ घटित होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ घटित होते हैं वो दोस्तों अपने कहलाती है अपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें 2 चीजों का सर ध्यान रखना कि कई बार पूछ लेते हैं कि अपचायक पदार्थ किसे कहते हैं और ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं। तो अपचायक पदार्थ की आपकी परिभाषा रहेगी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जैसे किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो जो ऑक्सीकरण करेगा ना उसको, उस पदार्थ को अपचायक कहेंगे। उल्टा है बिल्कुल, आप उल्टा याद रखना आपको कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकरण करने वालों को क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। और ऑक्सीकारक में क्या लिखेंगे, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, यानी जिस पदार्थ का अपचयन कोई करता है तो उसे अपन ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे। तो दोस्तों कभी कभी बोर्ड में 1-2 बार ये भी पूछ लिए गए, इसलिए इनका भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण तो अब मैं क्या बताऊं आपको, अच्छी तरह से मालूम है, अम्ल सार मैंने पढ़ा दिया है। तो अम्ल प्लस सार जो अभिक्रिया करते हैं तो दोस्तों क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, और ये अभिक्रिया तो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए अम्ल और सार वाली। तो और उदाहरण भी इसमें ले लो आप, अम्ल में ले लो HCl प्रबल अम्ल, और सार में ले लो आप NaOH।
और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सर, NaCl प्लस H2O, यानी ये सोडियम क्लोराइड बना, ये क्या बना, लवण बना। और ये विक्रिया किस प्रकार की होती है, उष्माक्षेपी प्रकार की होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो दोस्तों मैंने अम्ल सार लवण में भी बताई थी, और वहां से आप आराम से देख सकते हो। तो 7वें प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो अपने कोर्स में है दोस्तों, कौन सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, 5वें पार्ट में भी है, 6ठे में भी है, इसीलिए बोर्ड बार बार इसको भी रिपीट करता रहता है। नेक्स्ट में दोस्तों एक आध अभिक्रिया और रहती है, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी। तो उष्माशोषी और उष्माक्षेपी में अपन देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ ही मैं लिख देता हूँ कहीं, ताकि सारी अभिक्रिया आपको दिखती रहे, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। और ये भी दोस्तों मैंने अभी रासायनिक समीकरण लिखने के नियम बताए थे, किसी को याद हो या वीडियोज वॉच किया हो तो सिर्फ निशान के आधार पर पहचान सकते हैं कि सर निशान कैसे, कि निशान प्लस का लगेगा और एक बार माइनस का लगेगा। तो माइनस का लगे वो कौन से होता है, माइनस का निशान अगर आपको दिखता है तो देखते ही समझ जाओ वो उष्माशोषी है, और प्लस का निशान लगता है तो आप देखते ही समझ लो कि वो अभिक्रिया कौन सी है, उष्माक्षेपी। यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा का क्या होता है सर, उत्सर्जन होता है, यानी कि निकलती है बाहर, तो प्लस के रूप में ऊर्जा लिखी होगी। आप देख के क्या देखोगे कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और उष्माशोषी में तो उल्टे जो अभिकारक है उनको करने के लिए या उत्पाद बनाने के लिए और उष्मा की आवश्यकता होती है, तो वो उष्मा का क्या करते हैं दोस्तों, अवशोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में वहां पे निशान काय का लगता है, माइनस प्लस ऊर्जा लगता है। तो माइनस लेके आप क्या देखोगे, ये उष्माशोषी है। उदाहरण के रूप में आप देखना चाहे तो उष्माक्षेपी का जैसे उदाहरण ले अपन, तो मैथन की क्रिया करा दो आप, जैसे ऑक्सीजन से, अपने किताब में भी दिया रखिए, मैथन की क्रिया कराओ ऑक्सीजन से, तो सर क्या बनेगा, मैथन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो CO2 प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जल बन जाएगा, और प्लस में आपके लिख दो ऊर्जा। और मैंने पहले ही बता दिया प्लस है मतलब कौन सी विक्रिया है, प्लस है मतलब आपकी कौन सी है, उष्माक्षेपी विक्रिया है। तो सर उष्माशोषी का एक आध उदाहरण उष्माशोषी का भी देख लो, N2 प्लस O2 क्या बनाएंगे सर, ट्वाइस NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और माइनस ऊर्जा, ऐसी अभिक्रिया। और बोर्ड में कई बार ऐसी अभिक्रिया भी आ जाती है और पूछ लेते हैं उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो माइनस ऊर्जा देखी सर, तो माइनस देखते ही तो अपन क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो एक एक उदाहरण दोस्तों इनका ध्यान रखना, किसका, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी का। तो कुल अभिक्रिया दोस्तों अपन ने कितनी पढ़ी, 8 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी है। अब बोर्ड में कौन सी उठा के पढ़ेगा ये तो बोर्ड वाला जाने, लेकिन जितने भी प्रश्न बोर्ड के आए, मैंने कहा ना जब केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा होगा तो मैं आपको बोर्ड में आए आज तक के सारे सवाल बता दूंगा, और वहां से टैली कर लेना कि इस बार कौन सा आ सकता है। मैं तो कहता हूँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें ही अच्छी होती है और सारी चीजें पढ़ने लायक होती है, और पढ़ने के लिए तभी तो किताब में दी हुई है। तो थोड़ा कई दोस्तों लगे ऐसा मामला कि ये थोड़ा टफ वाला है, तो उनकी बेसिक केमिस्ट्री थोड़ी कमजोर है, तो उनको मैं सलाह देना चाहूंगा कि मेरी केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाके बेसिक केमिस्ट्री यानी 9th आपको जंप लगा के आए हो इस साल, आपको इस बार वार्षिक भी नहीं हुई, ना आपने मार्च से पढ़ाई की है, 7-8 महीने हो गए आपकी किताबें बंद है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत आ रही हो। तो एक बार क्योंकि 9th सही ढंग से पढ़ी नहीं और जंप लगा के गवर्नमेंट ने भेज दिया 10वीं में, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो उनको मेरी सलाह है कि मेरी प्लेलिस्ट पहले आप बेसिक केमिस्ट्री क्लियर करें, उसके बाद 5वें पार्ट पे आए, फिर एक भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो कई भैया होगे तो दिमाग में आएगा कि Na+ कैसे बनता है और Cl- कैसे बनता है। यहाँ दोस्तों मैं व्याख्या करने जाऊंगा तो पाठ का अर्थ का अनर्थ होगा और अपने समय भी बर्बाद होगा और सेशन भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। हर चीज हर बार नहीं बताई जाती, एक बार बताई जाती है। फिनाइन कैसे बनते हैं मैंने बता रखा है बेसिक में, आप वहां से देख लो तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। तो ये दोस्तों थी अपनी 8 प्रकार की अभिक्रियाएं जिनको आपको पढ़ना है। और इसी पाठ के अंतिम क्रम में दोस्तों अपन देखेंगे उत्प्रेरक जो कैटालिस्ट, उन कैटालिस्ट की श्रेणी में कैटालिस्ट कहते किसे और कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, वो अपन नेक्स्ट टर्म में इसी सेशन में लेते हैं दोस्तों, ताकि 6ठा पाठ अपना पूरा हो जाए और फिर अपन सीधे 7वें पाठ पे पहुंचे। तो नेक्स्ट टर्म में चलिए दोस्तों अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरक। चलिए दोस्तों पाठ के अंतिम टर्म में अपना एक चीज रह जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, उत्प्रेरक, जिसे अंग्रेजी में अपन कहते हैं कैटालिस्ट।
अब सर ये क्या चीज है? अभी ये उत्प्रेरक ऐसी चीज है, जैसे एक आपको नॉर्मल सा मैं उदाहरण दूंगा। जैसे मान लो आप कहीं खड़े हो, बस स्टॉप पे मान लो खड़े हो, और बस में यात्री बैठे हैं, ड्राइवर बैठा है, बस को स्टार्ट कर रहा है, हो नहीं रही है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में मान लो अपन 8-10 जवान वहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, तो वहाँ से ड्राइवर निवेदन अगर करता है कि थोड़ी गाड़ी को धक्का लगा दे, तो अपन धक्का नहीं लगाएंगे, स्वाभाविक बात है, धक्का लगाएंगे। और धक्का लगाने के बाद आप मुझे ये बताओ, बस क्या होगी? स्टार्ट होगी और बस अपने गंतव्य को रवाना हो जाएगी। तो अपन जहाँ थे बस स्टॉप पे वही रहेंगे। कहना क्या चाहते हो सर? समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्प्रेरक ऐसी चीज होती है सर, जो अभिक्रिया में के वेग को या तो बढ़ा सकता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, और कोई फास्ट अभिक्रिया है तो उसके वेग को घटा भी सकता है, लेकिन किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैंने कहा ना, अपन बस स्टैंड पे भी रहेगी, अपन तो बस स्टैंड पे ही रहेंगे और बस आगे निकल जाएगी, तो स्वयं अपरिवर्तित रहेंगे अपन। तो उत्प्रेरक भी स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो सर उत्प्रेरक पदार्थ किसे कहेंगे? उत्प्रेरक उन्हें कहेंगे जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है या अभिक्रिया के वेग को घटा सकता है, और स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित, यानी अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन अपने उसमें कोई चेंज नहीं आता है। कैसे सर? जैसे आप मान लो वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल है और उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है सर? वनस्पति घी बनता है, यानी डालडा घी जिसे आप तो कहते हैं, वनस्पति घी बनता है। तो कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनता है? निकल। तो ये निकल क्या करेगा सर यहाँ पर काम? या उत्प्रेरक की भांति काम करेगा, यानी इस अभिक्रिया के वेग को मेंटेन करेगा और वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाने में अपनी सहायता करेगा। तो यह जो Na है, निकल है, वो किसकी भांति कार्य करेगा? उत्प्रेरक की भांति। तो सर अब उत्प्रेरक के प्रकार, तो उत्प्रेरक के प्रकार दोस्तों देखिए, अवस्था के आधार पे भी होते हैं, फिजिकल स्टेट के आधार पे भी होते हैं और क्रिया के आधार पे होते हैं। तो अवस्था के आधार पे भी होते हैं और क्रिया के आधार पे। तो अपन देखेंगे उत्प्रेरक के प्रकार अवस्था के आधार पे कितने होते हैं और क्रिया के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट में अपन देखते हैं दोस्तों उनके उत्प्रेरक के प्रकार। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले अपन अवस्था के आधार पे, फिजिकल स्टेट के आधार पे क्या है सर? 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। अब सर समझ में नहीं आया, परिभाषा बताओ। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है क्या है सर? गैसीय अवस्था में। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो अपन उत्प्रेरक की भांति काम में ले रहे हैं, ये भी गैसीय अवस्था में। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन रहा है, ये भी गैसीय अवस्था में। यानी सर परिभाषा क्या देनी कि जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, तीनों एक ही अवस्था में, यानी भौतिक अवस्था उनकी एक ही होनी चाहिए, सभी की गैस है, तो ये ऐसा जो उत्प्रेरक होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों? समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है सर। विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे? जैसे N2 क्या है सर? गैस है। H2 क्या है? गैस है। अमोनिया क्या है? गैस है। लेकिन जो उत्प्रेरक लगा है फेरम, वो क्या है सर? ठोस है। लोहा तो ठोस होता है और इस अभिक्रिया को ये संपन्न कराता है। तो इसकी अवस्था आप देख रहे हो दोस्तों, क्रियाकारकों की गैस है, उत्पाद की गैस है, लेकिन उत्प्रेरक की क्या है? ठोस है। तो ऐसी स्थिति में तीनों की फिजिकल स्टेट है वो समान नहीं है, असमान है। तीनों की भौतिक अवस्था क्या है? असमान है, इसलिए इसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। परीक्षा में आएगा अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक तो सर उदाहरण दो, तो आपको उदाहरण ये SO2 है प्लस O2 वाला और SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनना याद रखना। NO इसका उत्प्रेरक रहेगा, वो भी गैस में। यानी सर उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था अगर समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहेंगे, और इनकी भौतिक अवस्था अगर तीनों की समान नहीं है, जैसे ये तो भी गैस है, ये भी गैस है और ये क्या है? ठोस है, तो इस स्थिति में असमान रहेगी, तो उसे अपन दोस्तों क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट टर्म में अपन देखते हैं दोस्तों क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में अपन पढ़ते हैं इसके उत्प्रेरक के प्रकार क्रिया के आधार पर। तो दोस्तों क्रिया के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः, जैव उत्प्रेरक। सर परिभाषित करो। धनात्मक नाम से ही मालूम है, प्लस का निशान है सर,
तो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। उदाहरण सर अभी आपके सामने आया था SO2O2 वाला, तो ये जो NO है ये उत्प्रेरक जो गैसीय अवस्था में है, ये इस अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है और क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहेंगे, तो अभिक्रिया के वेग को नाम से मालूम पड़ता है बढ़ाते हैं। ऋणात्मक वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्वाइस H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आप परिचित करा दूं, कभी घाव वाव लगे तो एंटीसेप्टिक के रूप में अपने काम आता है। H2O2 उसका फार्मूला रहता है। उसमें अगर सर ग्लिसरॉल उत्प्रेरक ले ले तो ये H2O और O2O में धीरे से टूटता है सर, क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग को क्या कर देता है, ये कम कर देता है, यानी इसका जो वियोजन होता है वो धीमे से होता है, इसलिए अभिक्रिया के वेग को सर घटाता है। तो घटाने वाले को क्या कहेंगे अपन, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। कभी कभी सर उत्प्रेरक न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, नाम ही है इसका स्वतः उत्प्रेरक, यानी कि स्वतः उत्प्रेरक उन्हें कहेंगे जो अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे, उसमें बना उत्पाद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करे, तो उसे अपन स्वतः उत्प्रेरक कहेंगे। कैसे सर, जैसे आपके सामने ये CH3COO C2H5 जो अपन मेथिल एसिडेट या एथिल एसिडेट का सूत्र लेते हैं और जल के साथ इसकी अभिक्रिया करते हैं, तो इसमें बनता है सर एसिटिक एसिड CH3COOS और C2H5OH यानी एथेनॉल बनता है। तो इसमें बना जो एसिटिक अम्ल है वो ही क्या करता है, उत्प्रेरक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, इसलिए इस उत्प्रेरक को क्या कहेंगे दोस्तों, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्रम में दोस्तों होता है जैव उत्प्रेरक, बायोकैटालिस्ट, जो अपने बॉडी के अंदर होते हैं और बॉडी के अंदर भी बायोलॉजिकल फंक्शंस खूब होते हैं, बायोलॉजी में अपन पढ़ेंगे। तो जैविक जितनी भी क्रियाएं संपन्न उपाप से होती है वो एंजाइमों से होती है, और इन एंजाइमों को भी उत्प्रेरक की श्रेणी में अपन ले सकते हैं। जैसे माल्टोज को माल्टेज अगर उत्प्रेरक ले या एंजाइम ले तो वो उसको ग्लूकोज में बदलता है। तो ऐसे दोस्तों उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, तो जैविक क्रियाओं को संबंध कराते हैं उनको जैव उत्प्रेरक। लेकिन सर नेक्स्ट अपने चैप्टर के अंतिम क्रम में उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष ये भी दे रखे। ये क्या कहलाते हैं सर, उत्प्रेरक तो अपना काम करेगा ही, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक अगर उत्प्रेरक मिलाने के बाद भी वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है तो उसके साथ और एक असिस्टेंट जोड़ेंगे, तो असिस्टेंट जोड़ने से उस अभिक्रिया के वेग को वो बढ़ाने का या घटाने का जो भी काम है वो बढ़िया ढंग से करेगा। तो उसका एक हेल्पर के रूप में रखेंगे अपन। जैसे अभिक्रिया सर वही अमोनिया बनाने वाली जो बार बार आ रही है, N2+3H2 और अमोनिया बनेगी, तो फेरम तो सर लगता ही है इसमें, जो अभी विस्मांगी में भी आपने देखा था। तो फेरम के साथ अपन अगर मॉलिब्डेनम डाल दे, एमओ डाल दे, तो ये दोनों मिलके फिर उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाते हैं। ये उत्प्रेरक के वेग को बढ़ाते हैं, यानी अभिक्रिया त्वरित गति से हो जाती है। यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, यानी फेरम की क्रियाशीलता को बढ़ानी है तो उसके साथ क्या मिला दो, एमओ भी मिला दो। उसी प्रकार सर उत्प्रेरक विष यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। जैसे सर कैसे, अभिक्रिया यही ले लो भले, N2+3H2 अमोनिया बनेगा, फेरम तो रहेगा इसमें उत्प्रेरक, लेकिन सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में और मिला दी जाए तो ये अभिक्रिया फिर उत्प्रेरक है धीमी गति से काम करेगा और अभिक्रिया भी धीमी गति से संपन्न होगी। तो ये दोस्तों थे उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, और इनको भी बोर्ड कई बार पूछ लिया है। अब आपको दोस्तों कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक मैंने पहले ही बता दिया कि उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया में तो भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा करता है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है, अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, तो बाह्यतम रूप से ये भाग लेता है। ऐसे कुल मिलाकर उत्प्रेरक की आप 2-4 विशेषताएं भी लिख सकते हो, और बोर्ड कभी पूछ भी सकता है कि उत्प्रेरक को परिभाषित कीजिए, इसकी 1-2 विशेषताएं लिखी है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और दोस्तों इसी क्रम के साथ ये जो अपना छठा अध्याय है कक्षा 10वीं बोर्ड का, और साथ में कॉम्पिटिटर्स के लिए भी जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन यही पे एंड करते हैं, ताकि ये पार्ट खत्म, इसके बाद अपन करेंगे 7वां पार्ट शुरू, जिसमें अपन दोस्तों सीखेंगे आवर्त सारणी। काफी कुछ तो अपन सीख चुके हैं, उसके बेसिक को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पार्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। तो 7वें पार्ट को लेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट सेशन में, आवर्त सारणी। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद दोस्तों।